हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले वीज एंड आइज की करंट अफेयर्स जो कि हमारी जून मंथ की है। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कल्चर के साथ, क्योंकि हमारा सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। कल्चर है, इसके बाद आप लोग को सिक्योरिटी की भी लेसन मिल जाएगी। फिर हम लोग न्यूज़ इन शॉर्ट्स देखेंगे। जितने भी यहाँ पे यहाँ पे टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, बट समटाइम्स इससे भी आपके क्वेश्चंस जो है पूछ लिए जाएंगे यूपीएससी में भी। साथ ही साथ अगर आप लोग स्टेट पीसीएस की एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए ये वाली पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, तो एक एक करके हम लोग सब देख लेंगे। तो बहुत ही जल्दी हमारा 2-3 दिन में ये लेसन भी कंप्लीट हो जाएगा। इस मैगजीन को हम लोग कंप्लीट कर देंगे, फिर जब नेक्स्ट मैगजीन आएगी जुलाई मंथ की, फिर उस पे हम लोग फोकस करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे कि लास्ट जो साइंस एंड टेक की यहाँ पे लेसन हुई है, तो उससे रिलेटेड कुछ क्विज पूछ लेती हूँ, और जो लास्ट लेसन में मैं क्विज पूछी थी उसकी आंसर बता दूंगी। ठीक है, तो जो भी क्विज मैं आप लोग से यहाँ पे पूछूंगी क्वेश्चन, उसके आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देने। तो मेक श्योर कि आप लोग आंसर ज़रूर दिया कीजिए, उससे मैं नेक्स्ट लेसन में भी अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछूंगी। अदरवाइज़ फिर मेरा यहाँ पे इतना मेहनत करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, आप लोग की भी यहाँ पे पार्टिसिपेशन दिखती है तो मेहनत करने में अच्छा लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग हेरिटेज में देखने वाले, कल्चर में देखेंगे हेरिटेज मैनेजमेंट है, मालाबार रेबिलियन देखेंगे, अहोम किंगडम के बारे में देखेंगे, और कुशीनगर के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की लेसन। ये कुछ क्वेश्चन है जो कि मेरे द्वारा पूछा गया था। सबसे पहले आपको बताना है कि AMR क्या है। इट मीन्स कि एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस क्या होता है। रेड लाइन कंपेज ये किस चीज़ से रिलेटेड है। पेटेंट पूलिंग किस चीज़ से रिलेटेड है और ये होता क्या है। और साथ ही प्लाज्मा का क्या फंक्शन है ये आपको बताना है। तो अगर हम लोग एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस की बात करें तो ये कब होता है, जब हमारे बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो चेंज होने लगते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, पैरासाइट, ये सब जब हमारे बॉडी में जाता है, और जब हमारे बॉडी में ये एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स के साथ जब वो एक्सपोज होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसको किल करने के लिए हम लोग मेडिसिन लेते हैं, तो वो जो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स होता है, एंटी मलेरियल जो ड्रग्स होता है, या फिर एंटी बैक्टीरियल जो ड्रग्स होता है, उसको जब हम लोग लेते हैं और उसके एक्सपोज में जब ये सारे बैक्टीरिया वगैरह आते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने नेचर को चेंज कर लेते हैं। जब जब वो नेचर को चेंज करते हैं तब तक हमें अपना मेडिसिन का जो डोजेज है उसको चेंज करना पड़ता है। तो इसी को कहते हैं एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। सेकेंड है कि रेड लाइन कंपेज की बात करें तो ये एंटीबायोटिक पैकेजिंग है, जिसमें कि आपका ओवर द काउंटर सेल जो है ना उसको रोकने के लिए इस तरीके का रेड लाइन कंपेज जो है वो लाया गया है। तो ये एंटीबायोटिक पैकेजिंग के लिए है, तो ध्यान रखना है। थर्ड, यहाँ पे पेटेंट पूलिंग की बात करें तो ये WIPO के द्वारा यहाँ पे बताया जा रहा है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, कि पेटेंट पूल जो है इसको अगर हम लोग डिफाइन करें तो एक तरीके का एग्रीमेंट है जो कि दो या दो से ज़्यादा जो पेटेंट होल्डर है उनको यहाँ पे लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा उनके पेटेंट्स के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टी है जिनको जो भी यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को अगर शेयर करते हैं तो उसके पर्पस के लिए यहाँ पे आपका पेटेंट दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि सिंपल समझने की कोशिश कीजिए, जैसे आपका अभी कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन बनाने के लिए जो है होल्ड लगा हुआ है, जैसे अभी रशिया ने इसका वैक्सीन डेवलप कर लिया है। ठीक है, तो रशिया यहाँ पे क्या होगा कि रशिया को यहाँ पे पेटेंट मिलेगा, तो यहाँ पे जो पेटेंट मिलेगा वो पूरी तरीके से रशिया को दिया जाएगा कि रशिया अपने हिसाब से इसका जो है ना 1 साल तक जितना भी प्राइस रख सकते हैं इस वैक्सीन का वो रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि इसी वैक्सीन को जो कि स्पुतनिक आपका भी निकल कर आया, इसको बनाने के पीछे जो है 3 कंट्रीज़ का हाथ हो, US हो, साथ ही साथ यहाँ पे रशिया हो, साथ ही साथ इंडिया हो, तो इस केस में क्या होगा, पेटेंट किसको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों कंट्रीज़ ने मिलकर इसको डेवलप किया है, तो पेटेंट यहाँ पे तीनों को मिलेगा। यानी कि लाइसेंस जो है इस तरीके का पेटेंट के लिए ये तीनों कंट्री को दिया जाएगा, जिसको कि यहाँ पे पेटेंट पूल कहा जा रहा है, क्योंकि ये तीनों कंट्री यहाँ पे मिलकर अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करके, अपने रॉ मटेरियल्स और सारी चीज़ों को शेयर करके वो यहाँ पे वैक्सीन का डेवलपमेंट किए। तो यानी कि पेटेंट इन तीनों के हाथ में जाएगा, और दिस प्रोसेस इज नोन एज पेटेंट पूलिंग। ठीक है, पेटेंट सिर्फ एक इंसान को देना, और अगर दो से ज़्यादा लोग यहाँ पे पार्टिसिपेशन करते तो उसको हम लोग पेटेंट पूलिंग कहते हैं। थर्ड, इसकी प्लाज्मा की अगर यहाँ पे फंक्शन की बात करें, प्लाज्मा होता क्या है, प्लाज्मा आपका एक लिक्विड फॉर्म में होता है जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट है। 55% जो ब्लड है उसमें आपको प्लाज्मा देखने को मिलेगा, येलो कलर की ये लिक्विड होते हैं। साथ ही प्लाज्मा का फंक्शन क्या है कि सबसे पहले जो यहाँ पे ब्लड प्रेशर और जो वॉल्यूम है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। सेकंड है कि क्रिटिकल प्रोटीन सप्लाई करता है ब्लड क्लॉटिंग और इम्यूनिटी के लिए, जैसे आपका कहीं भी कट जाता है उसके बाद आपका कुछ समय के बाद जो है वो ब्लड बहना बंद हो जाता है, तो उसको ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। तो ये आपका प्लाज्मा है, इसकी वजह से ही ये होता है। साथ ही इलेक्ट्रोलाइट को भी कैरी करता है, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, तो ये हमारे मसल्स में कैरी करने में हेल्प करता है। साथ ही यहाँ पे मेंटेन करता है हमारे जो पीएच बैलेंस है बॉडी में उसको प्रॉपर मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होता है, जिससे कि हमारे सेल फंक्शंस को सपोर्ट मिलता है। तो ये सारे कुछ कॉमन फंक्शंस है जो कि आपको पता होना चाहिए अबाउट प्लाज्मा। कमिंग टू द नेक्स्ट
कि यहाँ पे 3 क्वेश्चन आप लोग को बताना है। सबसे पहले आर्टिकल 47 बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो आपको बताना है कि आर्टिकल 47 ये किस चीज़ से रिलेटेड है। सेकंड है कि निश्चय पोर्टल ये किस चीज़ से रिलेटेड है, किस टॉपिक से रिलेटेड है। और थर्ड है कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ये है क्या, इसके बारे में आप लोग को बताना है। सो अगेन वेरी बेसिक क्वेश्चन मैं यहाँ पे पूछ रही हूँ, कोई भी बहुत ही ज़्यादा हार्ड एंड टफ क्वेश्चन तो नहीं पूछी हूँ जो आप लोग आंसर नहीं कर पाते हो, तो आंसर करने का ज़रूर कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने कल्चर के आर्टिकल्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कल्चर के फर्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि है हेरिटेज मैनेजमेंट। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि नीति आयोग के द्वारा यहाँ पे रिलीज़ किया गया है वर्किंग ग्रुप रिपोर्ट, जो कि कैसे हम लोग जो है अपने हेरिटेज मैनेजमेंट को इम्प्रूव कर पाएंगे इंडिया में, ठीक है। इम्प्रूविंग हेरिटेज मैनेजमेंट इन इंडिया। थोड़ा और ओवरव्यू देख लेते हैं। रफली आप देखोगे कि 5 लाख प्लस यहाँ पे आपका हेरिटेज साइट्स है और मॉन्यूमेंट्स है हमारे कंट्री में। इसमें 3691 जो है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। 38 जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के द्वारा प्रोटेक्टेड है। 6000 प्लस यहाँ पे स्टेट आर्कोलॉजिकल प्रोटेक्टेड यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स है और 4 लाख प्लस रिलीजियस यहाँ पे हेरिटेज साइट्स है। तो आप लोग समझ सकते हो कि हमारे कंट्रीज़ में कितने मास नंबर में हेरिटेज साइट्स और मॉन्यूमेंट है। तो उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपका लाया गया है इस तरीके का एक नीति आयोग के द्वारा एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, हमारे संविधान में आप देखोगे कि यहाँ पे जुरिस्डिक्शन को भी डिवाइड किया गया है मॉन्यूमेंट्स के ऊपर। कल्चर हेरिटेज आर्कोलॉजिकल साइट्स जो है इस तरीके से यूनियन के अगर अंडर में देखें कि यूनियन के अंडर में क्या क्या है, तो पुराने और जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, साथ ही साथ आर्कोलॉजिकल साइट्स जो है वो यहाँ पे पार्लियामेंट के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है कि वो नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए है कि नहीं है। यानी कि कुछ ऐसे आपको मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे जो कि हमारे संसद के द्वारा ये बताया जाता है कि वो हमारे पूरे राष्ट्र के हित के लिए है कि नहीं, इंपॉर्टेंस के लिए है कि नहीं। तो अगर हम लोग इस प्रोविजन के तहत देखें, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जो है इनैक्ट किया गया है एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट ऑफ 1958। उसके साथ साथ एंटीक्विटीज़ एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972 का है, जिसमें कि जो एक्सपोर्ट ट्रेड है एंटीक्विटीज़ में और आर्ट ट्रेजर में उसको रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे जो भी स्मगलिंग होता है या फिर डीलिंग हो रही है ये तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे आपका बनाया गया है। साथ ही स्टेट के हाथ में देखें तो क्या यहाँ पे बातें की जा रही है कि पुराने और जो हिस्टोरिकल मोमेंट्स है अदर देन वो जो भी यहाँ पे पार्लियामेंट के द्वारा डिक्लेयर किया गया है कि वो नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए है, और ये जो डिक्लेयर किया जाता है वो डिपार्टमेंट ऑफ आर्कोलॉजिकल फॉर स्टेट प्रोटेक्टिव मॉन्यूमेंट्स एंड म्यूजियम के लिए। तो इसके थ्रू आपका डिक्लेयर किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा कि नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए भी जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ मॉन्यूमेंट्स और एंशिएंट आपके जो मॉन्यूमेंट्स और ये सारी चीज़ें हैं तो उसको जो आपका पार्लियामेंट के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है। उसके अलावा और भी जो यहाँ पे आपके एंशिएंट और जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है वो किसके अधीन आता है, तो वो स्टेट के अधीन आता है। कंकरेंट की बात करें तो ये जो सेंटर और स्टेट के अधीन जो भी यहाँ पे एंशिएंट और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो यूनियन और जो स्टेट है उसमें आप लोग को कंकरेंट जुरिस्डिक्शन देखने को मिलेगा कुछ आर्कोलॉजिकल साइट्स का, और कुछ जो रिमेन यहाँ पे बच गया है जो कि आपका डिक्लेयर किया जाता है कानून के द्वारा और पार्लियामेंट के द्वारा कि वो यहाँ पे नेशनल इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो यानी कि जो आपका पार्लियामेंट के द्वारा हेरिटेज को अगर यहाँ पे डिक्लेयर किया जाता है वो नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए, तो वो तो हमारे सेंटर के अंदर आता है। साथ ही स्टेट के अंदर आता है वो जो कि पार्लियामेंट के द्वारा अगर यहाँ पे आपका डिक्लेयर किया गया है कोई भी एंशिएंट आपका यहाँ पे मॉन्यूमेंट, तो उसके अलावा अगर कोई भी और बचा हुआ है तो वो यहाँ पे स्टेट के अंदर अधीन आता है। बाकी इन दोनों के अधीन जो बच जाता है वो हमारे कंकरेंट में आ जाता है। तो इस तरीके से हमारे संविधान में जो है इसका डिवीजन किया गया है। लेकिन इसके अलावा और भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है जो कि आपको पता होना चाहिए हमारे मॉन्यूमेंट से रिलेटेड। फर्स्ट है आर्टिकल 253 हमारे संविधान का। तो इसमें पार्लियामेंट को ये अनेबल किया गया है कि वो यहाँ पे लेजिस्लेट कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं हमारे कोई भी ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए और कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कि दूसरे कंट्रीज़ के साथ है। और साथ ही साथ यहाँ पर डिसीजंस भी लिया जा सकता है जो कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए है, एसोसिएशन के लिए है और अदर बॉडीज़ के लिए होगा। साथ ही यहाँ पे आर्टिकल 51AF है, यहाँ पे आपका हर एक सिटीजन्स के ऊपर ड्यूटी रखा गया है कि जितने भी रिच हेरिटेज है हमारे यहाँ उसको प्रिजर्व किया जाएगा, उसकी वैल्यू को भी, साथ ही साथ हमारे कंपोजिट कल्चर का। तो यहाँ पे जितने भी रिच हेरिटेज हमारे कंट्रीज़ में है तो हर एक सिटीजन्स का ये ड्यूटी है कि उसको प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है। ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कि आर्टिकल 51AF में है वो यहाँ पे लिखा गया है। तो ये चीज़ें आप लोग को पता होना चाहिए। बात हम लोग यहाँ पे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में कर रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर पता होना चाहिए विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो ये नोडल एजेंसी है जो कि यहाँ पे आर्कोलॉजिकल रिसर्च के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। साथ ही
हमारे यहाँ जितने भी कल्चरल मॉन्यूमेंट्स है उसको कंजर्व और प्रिजर्व करने के लिए। इसका जो फाउंडेशन हुआ है वो 1861 में हुआ है। इसका जो फंक्शन है वो आपको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अधीन देखने को मिलेगा। जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है एएसआई का, उसमें क्या है कि यहाँ पे एग्जावेशन करना है, एक्सप्लोर करना है, मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना है, साथ ही यहाँ पे रजिस्टर करना है, मेंटेन करना है, कंजर्व करना है, इन्वायरमेंटल डेवलप भी करना है। तो ये सारा काम है जो कि आपको आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन देखने को मिलेगा। हेरिटेज कंजर्वेशन और मैनेजमेंट की बात करें अगर इंडिया में, तो कुछ एनजीओज़ है जो कि बहुत अच्छा तरीके से काम कर रहे हैं, तो उस एनजीओज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले है कि आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर है। ये मेनली इनके द्वारा जो फोकस किया जाता है कि कैसे कम्युनिटीज़ को रिविटलाइज करें, वो भी यहाँ पे फिजिकल, सोशल, कल्चर और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे डेवलपिंग वर्ल्ड में। सेकंड है कि इंटैक है, यानी कि इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज। इसमें आप देखोगे कि कुछ हेरिटेज अवेयरनेस फैलाया जाएगा और कुछ कंजर्वेशन की बात की जाती है। साथ ही यहाँ पे इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट साइट्स है, जो कि यहाँ पे जो काम किया जाता है वो कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन, जो कि हमारे कल्चर हेरिटेज प्लेसेस है। तो इसका आप लोग को ध्यान रखना है। ये सिर्फ आपका मात्र एक ग्लोबल एनजीओ है इस तरीके का, जो कि यहाँ पे डेडिकेटेड है कि कैसे पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो है जितने भी इंटरनेशनल आपकी मॉन्यूमेंट्स और साइट्स है उसको कैसे कंजर्व करना है, कैसे प्रिजर्व करना है। ठीक है, तो वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड की बात करें तो यहाँ पे फंड है, यानी कि मेनली ये फोकस करते हैं हेरिटेज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को, उसको यहाँ पे फंड मुहैया कराने में काफ़ी ज़्यादा मददगार है। साथ ही अवेयरनेस प्रोग्राम में भी काफ़ी ज़्यादा ये मददगार है इंडिया में, और ये 2015 में इस्टेब्लिश किया गया था। अगर वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड की बात करें तो यहाँ पे इंडिया के द्वारा सर्व किया जाता है एज ए लोकल रिप्रेजेंटेटिव, जो कि वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड के लिए है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और आउटरीच में भी यहाँ पे आपका काम किया जाता है। ठीक है, तो वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड जो है इसके लिए आपका ये काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। तो ये आप लोग को याद रखना है। कुछ एनजीओज़ के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि कौन कौन से एनजीओज़ है जो कि इस तरीके से जो नेशनल हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। साथ ही रिलेटेड अगर स्टैटिस्टिक्स भी अगर हम लोग देखें, इंडिया की रैंक अगर हम लोग देखें वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2019 में, जो कि यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज़ की जाती है, तो इंडिया का रैंक यहाँ पे 34th है। साथ ही टूरिज्म अगर हम लोग देखें इस तरीके से जितने भी मॉन्यूमेंट है, हेरिटेज साइट्स है, उसको देखने के लिए जितने भी टूरिस्ट में यहाँ पे रहते हैं, तो उनसे यहाँ पे $240 बिलियन जो है वो जनरेट हुआ है, और 9.2% हमारे इंडिया का जीडीपी है इसमें कंट्रीब्यूट होता है, जो कि 2018 में है। सपोर्ट किया जाता है इसमें 42 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मिलियन जॉब, जो कि 8.1% टोटल अनएम्प्लॉयमेंट का है। तो आप लोग देख सकते हो कि इस तरीके की जो हमारे यहाँ नेशनल हेरिटेज और मॉन्यूमेंट्स है, उससे कई तरीके की हमें फ़ायदा भी है कि हमारा टूरिज्म बढ़ता है, उससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, हमारा जीडीपी बढ़ता है, साथ ही एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है। साथ ही साथ और भी काम है जो कि इसमें आपका बढ़ता है। तो हेरिटेज साइट्स को इसलिए कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इसके अलावा भी हम लोग देखते हैं कि जो इंडिया के अंदर यहाँ पे इस तरीके का हेरिटेज बनाया गया है, तो उसको प्रोटेक्ट करना और कंजर्व करना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम लोग देखें तो एज ए पार्ट ऑफ यूनिवर्सल शेयर्ड हेरिटेज, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि ग्लोबल रिलेशनशिप हम लोग बिल्ड करते हैं फ्यूचर में, जिससे कि बहुत सारे स्टोरीज़ को कनेक्ट किया जाता है, कल्चर का एक्सचेंज किया जाता है। जैसे कि आप जो भी यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स देखते हो, हमारा ताजमहल ही होंगे कि ये ताजमहल क्यों बनाया गया है, शाहजहाँ के द्वारा जो बनाया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो यहाँ पे समझते होंगे कि वो अपने बेगम की याद में बनवाए थे। तो काफ़ी ज़्यादा ये कल्चरल सिग्निफिकेंस आपको देखने को मिलेगा, तो इसलिए इसके बारे में याद रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही इंटरनेशनल लेवल पर हमारी जो है ना इस सारी चीज़ों से पहचान भी बढ़ती है। नेशनल लेवल पे अगर हम लोग बात करें तो एक तरीके का टूल है जो कि नेशन बिल्डिंग के लिए है, और साथ ही यहाँ पे हमारी जो यूनिक कल्चर आइडेंटिटी है और आइकॉनिक साइट्स सब कुछ जो है वो उससे क्या होता है ना कि हमारी ब्रांडिंग हो पाती है। यानी कि आप देखोगे कि ताजमहल को देखने के लिए वैसे बहुत सारे आप देखोगे मॉन्यूमेंट्स है जिसको देखने के लिए लोग बाहर बाहर से आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग जो है आते हैं देखने के लिए, क्योंकि वो ये सारी चीज़ों के बारे में कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, तो उसको देखने के लिए भी आते हैं। जैसे हम लोग भी बाहर जाते हैं, अनकोर वाट भी आप लोग घूमे होंगे, कंबोडिया का है। तो ये क्यों हम लोग जाते हैं देखने के लिए, क्योंकि उसके बारे में जो है ना बुक सब में मेंशन है, तो हम लोग वहाँ पे घूमने जाते हैं, देखने जाते हैं कि एक्चुअली है क्या। तो उस कंट्री की जो है ना ब्रांडिंग होती है। वैसे ही यहाँ पे आप लोग देखोगे कि ताजमहल हमारे कंट्री में है, 7 वंडर्स में भी काउंट होता है, तो इससे इंडिया का ब्रांडिंग हो रहा है। नेशनल लेवल पे जो है हमारी इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ रही है। लोकल लेवल की बात करें तो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को गाइड किया जाता है उनकी हिस्टोरिकल सिटीज़ के लिए, साइट्स के लिए, वो भी लोकल लेवल में, जिससे कि डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे उसको लिंक कर पाते हैं, जिससे कि रीयूज़ या फिर सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलता है। तो लोकल लेवल हो, नेशनल लेवल हो, इंटरनेशनल लेवल हो, सब जगह से जो है नेशनल मॉन्यूमेंट्स जो है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब नीति आयोग की जो ये रिपोर्ट निकल कर आई है, इसमें बहुत सारे डायमेंशंस आपको देखने को मिलेंगे हेरिटेज मैनेजमेंट का, जिसको यहाँ पे हाईलाइट भी किया गया है और उसकी कुछ रिकमेंडेशन भी देख लेंगे। सबसे पहला डायमेंशन है कि डेटाबेस और डॉक्यूमेंटेशन की बात की जा रही है। तो रिकमेंडेशन है कि हमारे यहाँ एक अच्छा खासा डेटाबेस होना चाहिए, जिसको नेशनल ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम डेटाबेस GIS डेटाबेस कहा जा रहा है। कि इस डेटाबेस में क्या होता है कि सारे डेटाज इंक्लूड होंगे रिलेटेड टू ऑल द हिस्टोरिकल साइट्स एंड मॉन्यूमेंट्स। ठीक है। सेकंड है कि यहाँ पे नेशनल मिशन ऑन मॉन्यूमेंट एंड एंटीक्विटीज़ है। तो ये आपका जो है ना बजट के साथ इसको आपका रीएक्टिवेटेड किया जाएगा। हालांकि इसको 2007 में ही लॉन्च किया गया था और इसमें कुछ कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस के लिए था कि यहाँ पे आपका रजिस्टर किया जाएगा जितने भी हमारे कंट्रीज़ में जो है हेरिटेज है, साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी एंटीक्विटीज़ है उन सबको यहाँ पे जो है रजिस्टर किया जाएगा। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। और हाँ, यहाँ पे जो हेरिटेज है या फिर ये एंटीक्विटी है, ठीक है। तो एंटीक्विटी कहने का क्या मतलब है? एंटीक्विटी कहने का मतलब है कि कोई बॉडीज़, जैसे आपका यहाँ पे कोई भी तरीके का जो आपका मॉन्यूमेंट्स बनाया जाता है, तो मॉन्यूमेंट्स हो, एंटीक्विटी हो, तो ये सारे लगभग एक ही चीज़ होते हैं। बस अगर आप मेजर डिफरेंस देखोगे तो मॉन्यूमेंट्स क्या होता है ना कि आप लोग देखोगे कि मॉन्यूमेंट्स क्यों बनाया जाता है। मॉन्यूमेंट्स कोई भी है, यानी किसी के याद में बनाया जा रहा है या फिर कुछ इवेंट के याद में बनाया जा रहा है। तो किसी भी चीज़ को जब भी आप कोई मॉन्यूमेंट्स देखते हो, जैसे ताजमहल ही आप लोग देख रहे हो, या फिर आप लोग 2.5 दिन का झोपड़ा देखते हो, या फिर आप लोग कुतुब मीनार देखते हो, तो आप लोग उसके पीछे कुछ ना कुछ हिस्ट्री ज़रूर याद रखते हो कि हाँ, ये इस याद में बनाया गया था, ये इसको सिम्बॉल देने के लिए बनाया गया था। तो ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन अगर एंटीक्विटीज़ की बात करूँ तो इसमें आपके कुछ बिल्डिंग्स भी आते हैं। कुछ ऐसे बिल्डिंग्स हैं जो कि बहुत पुराने हैं, एंशिएंट टाइम से आपका बना हुआ है, तो आज भी उसको रखा गया है सेज कर। साथ ही कुछ आपके कॉइन्स वगैरह भी होते हैं, जो कि हम लोग देख रहे थे मिडेवल हिस्ट्री में कि बहुत सारे कॉइन्स जो है ना तुगलक के द्वारा आपका लाया गया था। साथ ही साथ आप लोग देखोगे कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में बहुत सारे कॉइन्स आते हैं, गुप्ता पीरियड में बहुत सारे कॉइन्स आए थे, गोल्ड कॉइन्स आए थे। तो वो सारे कॉइन्स को भी एंटीक्विटी में ही आपका जो है यहाँ पे काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे बेसिक डिफरेंस यही है मॉन्यूमेंट्स और एंटीक्विटी का। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका डायमेंशन रखा गया है कंजर्वेशन ऑफ नेशनल हेरिटेज। इसमें क्या रिकमेंडेशन दिया गया है कि कोई भी कंजर्वेशन फंडिंग जो है कोई भी साइट को वो परमिट किया जाना चाहिए बिना अवेबिलिटी, यानी कि कंजर्वेशन प्लान के जो है ना उसको अवेबिलिटी नहीं करना चाहिए। ठीक है। यानी कि यहाँ पे आप लोग देखो कि जो फंड यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, जैसे ताजमहल को, तो ताजमहल को फंड तभी प्रोवाइड करना है ना जब वहाँ पे कोई अच्छा खासा कंजर्वेशन प्लान हो, उसको बचाने के लिए प्लान हो। कुछ हम लोग देख रहे थे कि यमुना नदी जो आपकी ताजमहल के बगल में है वो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, जिसकी वजह से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से जो आपकी संगमरमर है, जो मार्बल है जिससे पूरा ताजमहल बना हुआ है, वो येलो में कन्वर्ट हो रहा था, उसकी सुंदरता कहीं ना कहीं डाउन हो रही थी। तो ये क्या है ना कि उसको कंजर्व करने का प्लान होना चाहिए। जब तक उसको कंजर्व करने का प्लान नहीं हो तब उस येलोइश को दूर करने के लिए कोई फंडिंग प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ें यहाँ पे कहा गया है। साथ ही साथ आप देखो थर्ड कहा गया है कि एक्सर्वेशन एंड एक्सप्लोरेशन होना चाहिए, यानी कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो विजन प्लान है उसमें अगर हम लोग देखें तो इनके द्वारा कहा गया है कि और भी यहाँ पे जितने भी हेरिटेज साइट्स है, मॉन्यूमेंट्स है, एंटीक्विटीज़ है, तो उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। न्यू टेक्नोलॉजी हो, जैसे कि 3D लेज़र हो, फोटोग्रामेट्री हो, ये सारी स्कैनिंग को जो है यूज़ करना चाहिए, जिसके थ्रू हम लोग बेटर सर्वे कर सके, एग्जर्वेशन कर सके, डॉक्यूमेंटेशन कर सके और फिर उसके बाद कंजर्वेशन प्लान भी लाए। साथ ही साथ साइंटिफिक मेथोडोलॉजी और जो लेबोरेटरीज़ है उसको डेवलपमेंट का काम करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करना ज़रूरी है। साथ ही आप लोग देखोगे कि डेवलपिंग साइट म्यूज़ियम क्या होता है? संग्रहालय। ठीक है। जहाँ पे आप लोग देखते हो कि कुछ कुछ जो पुराने राजा महाराजाओं का जो चीज़ें होती थी उसको बहुत सेज के रखते हैं। जैसे गांधी जी के बहुत सारे आपको जो है म्यूज़ियम देखने को मिलेंगे, सुभाष चंद्र बोस के म्यूज़ियम देखने को मिलेंगे, साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की म्यूज़ियम देखने को मिलेंगे। तो उनके द्वारा जो स्टूल यूज़ किया जाता था, उनके द्वारा जो बेड यूज़ किया जाता है, उनके द्वारा जो चश्मे यूज़ किए जाते हैं, चप्पल यूज़ किए जाते हैं, जूते यूज़ किया जाता है, टोपी यूज़ किया जाता है, तो ये सारी चीज़ों को जो है ना एक जगह संजो के रखना, उसको यहाँ पे हम लोग म्यूज़ियम कहते हैं। तो म्यूज़ियम बनाने के लिए यहाँ पे बात किया जा रहा है बजट 2020 और 21 में जो है 5 आर्कोलॉजिकल साइट्स को यहाँ पे प्रपोज किया गया है कि आइकॉनिक साइट्स जैसा इसको डेवलप किया जाएगा और ऑन साइट म्यूज़ियम होंगे। तो यहाँ पे आपका 3 नेक्स्ट ईयर में इसको कंप्लीट कर देना है। तो यहाँ पे प्रपोज म्यूज़ियम जो है वो कहाँ कहाँ है ये देख लीजिए। राखीगढ़ी में है, हस्तिनापुर में है और शिव सागर में है और धोलावीरा में है और अदीनाचला नल्लूर में है। ठीक है। तो राखीगढ़ आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये आपका हो गया हरियाणा, हस्तिनापुर यूपी और शिवसागर आसाम, धोलावीरा गुजरात, साथ ही साथ अदीचनालूर ये आपका तमिलनाडु। तो ये 5 जगह पे आपका आर्कोलॉजिकल साइट बनेगा, यानी कि म्यूजियम जैसा बनाया जाएगा।
नेक्स्ट है यहाँ पे आपका डायमेंशन है हेरिटेज टूरिज्म रेवेन्यू जनरेशन एंड मार्केटिंग, यानी कि आपका जो हेरिटेज टूरिज्म होना चाहिए, साथ ही यहाँ पे ऐसा काम करना है कि रेवेन्यू भी जनरेट हो और साथ ही साथ मार्केटिंग का भी काम करना है। तो यहाँ पे रेवेन्यू जनरेशन मॉडल को अडॉप्ट करना है और ये मॉडल को अडॉप्ट किया जाएगा पीपीपी स्कीम के थ्रू, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप स्कीम के थ्रू। प्रोफेशनल और फोकस्ड मार्केटिंग अगर देखें तो ये भी एफर्ट्स लगाया जाएगा यहाँ पे आईटी के थ्रू। साथ ही नेशनल कल्चरल फंड जो है इसको यहाँ पे आपका ऑटोनोमस बनाया जाएगा, जिसके थ्रू जो है यहाँ पे फंडिंग सही से हो सके। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो एएसआई को अपग्रेड करने का भी बात किया जा रहा है, यानी कि यहाँ पे जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसको टाइम टू टाइम यहाँ पे अपग्रेड किया जाएगा, रीस्ट्रक्चरिंग की जाएगी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बेस्ट ऑफ टैलेंट देखना है ऑर्गेनाइजेशन के तहत, साथ ही जो बजटरी एलोकेशन है उसको भी इंक्रीज़ किया जाएगा, जिसके थ्रू हम लोग बेटर तरीके से कंजर्व कर सकें। अर्बन हेरिटेज की बात करते हैं, ये एक अलग डायमेंशन है जिसमें कि हेरिटेज इम्पैक्ट असेसमेंट है, यानी कि हेरिटेज में किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ रहा है, उससे लोगों में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और क्या चीज़ें होनी चाहिए उसको बेटर तरीके से असेस किया जाएगा। हृदय एक तरीके का स्कीम लाया गया था जिसमें कि गुड मॉडल को यहाँ पे आपका डेवलप किया जाएगा हेरिटेज प्लानिंग के लिए। स्मार्ट सिटीज़ है जो कि मेनली यहाँ पे फोकस करेगा हिस्टोरिक कोर्स के लिए, जिसको यहाँ पे सिमिलर मॉडल के लिए अडॉप्ट किया जाना चाहिए। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होंगे, यानी कि जो कंजर्वेशन और जो मैनेजमेंट प्लान है 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को उसको स्ट्रेंथन करना है, और ज़्यादा मजबूत करना है और ज़्यादा उसको जो है स्ट्रेंथन करना है, स्ट्रेटजाइज करनी है, यानी कि जो वर्ल्ड हेरिटेज नॉमिनेशन है चाहे वो नेशनल हो ट्रांसनेशनल हो, इंडिया प्रोजेक्ट के लिए उसको और ज़्यादा जो है स्टैंडर्डाइज करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे इंडियन प्रोजेक्ट जो है वो मौसम आप देखोगे जिसको कि यहाँ पे आपका और ज़्यादा जो है यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज नॉमिनेशंस को रखा गया है। तो ये सारे कुछ डायमेंशन दिए गए हैं, उसके साथ कुछ रिकमेंडेशन दिया गया है। अदर रिकमेंडेशन भी है, उसको भी देख लेते हैं। अब कुछ और रिकमेंडेशन में देखें तो सबसे पहला है कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन फॉर इंडियाज़ हेरिटेज। इसमें क्या रिकमेंडेशन दिया जा रहा है कि इंटरनेशनल हेरिटेज सर्किट है उसको डेवलप करना चाहिए और साथ ही साथ दूसरे कंट्रीज़ के साथ। हमारे यहाँ आप लोग को देखने को मिलेगा कि हेरिटेज सर्किट बनाया गया है, बुद्धिस्ट सर्किट बनाया गया है, हिंदुइज्म सर्किट बनाया गया है। तो ये हम लोग किसके साथ शेयर करें तो साउथ एशिया में आपको देखने को मिलेगा, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ मिलेगा। तो ये काम हम लोग को करना चाहिए जिससे कि हमारे इंडिया की जो हेरिटेज है वो बेटर तरीके से कंजर्व हो पाएगा और ऑल ओवर द इंडिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड में भी जितनी भी हेरिटेज है उसको भी कंजर्व करने में यहाँ से आपका हेल्प मिल पाएगा। स्किल डेवलपमेंट करना है, कम्युनिटी और एम्प्लॉयमेंट है, साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो है इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशन करना है। तो इसमें क्या क्या बातें रखी गई है कि यहाँ पे आप लोग देखो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर बनाया जा रहा है, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, साइंस है, मेडिकल साइंस है, ये सारे आपके होते हैं। तो उसी तरीके से अब कल्चर भी बनाया जाएगा जिसमें कि आपका एजुकेशन प्रमोट किया जाएगा, कल्चर के बारे में हमारे एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा, लीडरशिप बनाया जाएगा, टेक्निकल गाइडेंस यहाँ पर डेवलप की जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसको यहाँ पे ज़रूरत है कि कुछ प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करें जिसमें कि दूसरे प्रोग्राम के साथ इसको हम लोग लिंक भी कर सकते हैं। जैसे कि मनरेगा है, तो मनरेगा आपका क्या है, महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट रूरल गारंटी एक्ट। तो इसके अंदर क्या हो सकता है कि इसके अंदर कुछ कल्चर की प्रोग्राम को हम लोग यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा यहाँ पे मैपिंग किया जा सकता है, डेवलपमेंट स्किल्स किया जा सकता है, जैसे कि आप लोग देखो कि हुनर से रोजगार प्रोग्राम है, तो इसमें भी आपका कल्चर को शो करने के लिए इस तरीके का जो है आपका डेवलपमेंट करना भी चाहिए। साथ ही यहाँ पे क्या है कि लोकल कम्युनिटी भी यहाँ पे इंक्लूड होंगे, जिससे कि वो जितने भी डिज़ाइंस वगैरह होंगे उनको टाइम टू टाइम रिव्यू करेंगे और हमारे मॉन्यूमेंट्स को भी मेंटेन करेंगे। लास्ट यहाँ पे है कि विजन, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग मॉडल। हमारी जो कल्चर है एक समय में आप लोग देखोगे कि ब्रांडिंग भी था, अभी भी हम लोग को ब्रांडिंग करने का ज़रूरत है, तो आईसीसी मॉडल्स बनाने की ज़रूरत है। कंबोडिया मॉडल आप लोग देखो तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ, अगर हम लोग एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा देखें तो यहाँ पे आपका जो काम किया जा रहा है वो कंबोडिया के लिए काम किया जा रहा है। कुछ ओवरसीज़ प्रोजेक्ट भी है जिसमें कि आप लोग देख लो कि एक डेडिकेटेड सेल यहाँ पे स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए बनाया जा रहा है, जैसे कि लद्दाख है, फतेहपुर सिकरी है, हम्पी है, पावागढ़ है। तो ये सारी जगह पे भी यहाँ पे आपका जो है एक डेडिकेटेड सेल बनाया जा रहा है। तो इसी तरीके से हम लोग को भी अपने यहाँ पे जो है ना कुछ यहाँ पे मॉडल लेकर आना चाहिए, जैसे इंडिया मॉडल हो, इंडियन कल्चर मॉडल हो। तो इस तरीके से क्या हो कि हम लोग अपने कल्चर को जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा शो कर सके। कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि जैसे हम लोग वेस्टर्न नेशन में देखते हैं तो उसके जैसा नहीं, लेकिन इंडिया का जो कल्चर हेरिटेज है वो कंटिन्यूटी शो कर रहा है काफ़ी सेंचुरी से, जहाँ पे ओल्ड एज जो ट्रेडिशन आप देखोगे तो वो आज भी प्रैक्टिस किया जा रहा है। आज की डेट में अगर हम लोग देखें तो इंडिया का जो हेरिटेज है ना वो यहाँ पे अंडर फाइनेंस्ड है, यानी कि पूरी तरीके से फाइनेंस नहीं किया जा रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम है, पैसे की क्रंचेस देखने को मिलता है। कॉम्प्रिहेंसिव विजन्स है हेरिटेज के लिए, हेरिटेज बजट के लिए, प्लानिंग है इनोवेटिव के लिए।
तो एक कॉम्प्रिहेंसिव बजट होना चाहिए जो कि हेरिटेज बजट के लिए हो, कॉम्प्रिहेंसिव विजन होना चाहिए, सॉरी, हेरिटेज बजट के लिए प्लानिंग अच्छा खासा होना चाहिए, जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे फाइनेंसिंग का जो है ना, जो फाइनेंसिंग की क्रंचेस देखने को मिलती है उसको हम लोग पूरा कर सकें। अब इनिशिएटिव देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो कि चलाया जा रहा है, जैसे कैसे हम लोग यहाँ पे हेरिटेज को कंजर्व कर सके। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज आर द स्कीम्स वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू द हेरिटेज कंजर्वेशन। सो सबसे पहला स्कीम यहाँ पे हृदय लाया गया था। हृदय स्टैंड फॉर नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन स्कीम। ये आपका किस लिए लाया गया था, जितने भी यूनिक कैरेक्टर है हमारे हेरिटेज साइट्स का इंडिया में, तो उसको प्रिजर्व करना है और साथ ही साथ रिवेटलाइज भी करना है, यानी इसको पुनर्जीवित भी करना है। तो नेशनल हेरिटेज है हमारे यहाँ, उसको डेवलप करने की बात की गई है। सेकंड है प्रसाद स्कीम। प्रसाद स्कीम स्टैंड्स फॉर पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। ये किस लिए है कि जितने भी आइडेंटिफाइड पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन है, जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि 40 से ज़्यादा यहाँ पे साइट है जहाँ पे आप देखोगे कि तीर्थ यात्री आते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन है, तो उसको बेटर तरीके से डेवलप करना है और उसकी सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ाना है। तो उसके लिए यहाँ पे प्रसाद स्कीम लाया गया था। स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेज है, स्वच्छ भारत मिशन जो कि हमारे कंट्री में चल रहा है, तो उसमें क्या है कि मॉन्यूमेंट्स को यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करना है स्वच्छ टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरफ से, कि यहाँ पे जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो इतना साफ़ सुथरा हो कि यहाँ पे टूरिस्ट आ सके और इसको हम लोग बेटर तरीके से यहाँ पे डेवलप कर सके और टूरिस्ट की जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सके। जैसे कि आप लोग देखते हो कि जितने भी फॉरेन टूरिस्ट आते हैं इंडिया में, तो कई बार मैं उनकी इंट्रोडक्शन भी सुनी हो, तो वो हमेशा यही चीज़ मेंशन करते हैं ना कि इंडिया में गंदगी बहुत है, बहुत ही ज़्यादा जो है गंदगी है। इंडिया के लोग कहीं वहीं खाते हैं, वहीं फेंक देते, वहीं कचरा फैलाते, वहीं सो जाते हैं। सो दीज आर द सम स्टेटमेंट जो कि उनके द्वारा दिया गया था, तो काफ़ी बुरा लगता है मुझे। तो इसलिए यहाँ पे बनाया जा रहा है कि स्वच्छ टूरिस्ट डेस्टिनेशन होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे अडॉप्ट हेरिटेज है, अपनी धरोहर अपनी पहचान, इस तरीके का इसका टैगलाइन था कि जिसमें एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करना है, जैसे कि रेड फोर्ट है। तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को भी इंगेज करने की बात की जा रही है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर्स के द्वारा कुछ हेरिटेज को वो अगर अडॉप्ट करेंगे, तो अडॉप्ट करके जो है वो वहाँ पे वो खर्चे वगैरह करेंगे, वहाँ पे काम करेंगे, जिससे कि जो भी हमारे हेरिटेज है उसको वर्ल्ड क्लास प्लेटफॉर्म यहाँ पे प्रोवाइड करना है, वर्ल्ड क्लास जैसा जो है फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड करना है। उसके बाद इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 कंपेन है 2018 का, जो कि यहाँ पे इंटरनेशनल टूरिज्म प्रमोशन कंपेन है। आदर्श स्मारक की बात करें तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे 100 मॉन्यूमेंट को आइडेंटिफाई किया गया, जिसको यहाँ पे मॉडल मॉन्यूमेंट जैसा डेवलप किया जाएगा। प्रोजेक्ट मौसम की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे फिर से आपका रिकनेक्ट करना है, रीस्टैब्लिश करना है कम्युनिकेशन, जो कि हमारे इंडियन ओशन वर्ल्ड के अराउंड जितने भी कंट्रीज़ है, जिससे कि हमारी यहाँ पे जो कल्चरल वैल्यूज़ है उसको समझने में हम लोग यहाँ पे और बढ़ावा दे पाएंगे। साथ ही जो भी कंसर्न है हमारे यहाँ पे रीजनल मैरीटाइम मिलों में, तो उसको हम लोग यहाँ पे सारे कंसर्न को एड्रेस भी कर पाएंगे। तो ये प्रोजेक्ट मौसम है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये सारे हमारे हेरिटेज कंजर्वेशन से ही रिलेटेड है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक जगह आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, जिससे कि कभी भी कोई क्वेश्चन इस तरीके का निकल कर आए या फिर कोई भी आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन हो, तो आप लोग इतना जो अंदाज़ा लगा सको कि जैसे आदर्श स्मारक है, तो आदर्श स्मारक आप लोग शायद नहीं समझ पाओ कि ये क्यों है, लेकिन स्मारक आप लोग समझते हो कि ये यहाँ पे मॉन्यूमेंट से ही रिलेटेड है। तो इस तरीके से आप लोग कनेक्ट करके जो है ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। आते हैं सेकंड आर्टिकल में, जो कि है मालाबार रेबेलियन। तो इसके बारे में देखते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मालाबार रेबेलियन के बारे में। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि 2021 का जो साल है ये 100 ईयर यहाँ पे कंप्लीट होगा, और हम लोग यहाँ पे मालाबार जो अपराइजिंग है उसका एनिवर्सरी यानी कि 100 ईयर एनिवर्सरी हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसलिए ये मालाबार रेबेलियन के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। तो मालाबार रेबेलियन की अगर बात करें तो इसको मोपला रेबेलियन भी कहते हैं। तो मे बी अब आप लोग इसको समझ गए होंगे, मोपला रेबेलियन, ठीक है। मेनली ये फेमस ये मोपला रेबेलियन के ही नाम से, लेकिन इसको मालाबार रेबेलियन भी कहते हैं, ठीक है। एक आर्म्ड रिवॉल्ट आपको देखने को मिलेगा, जो कि मपीला मुस्लिम जो केरल में रहते हैं। ये आपको मालाबार वाला रीजन याद आ रहा है ना, जैसे कि ये आपका वेस्टर्न कोस्ट है, तो इसमें आप लोग देखिए कि ये केरल वाला जगह है, साथ ही यहाँ पे कर्नाटक है, फिर गोवा है, फिर आपका यहाँ पे महाराष्ट्र है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो केरल वाला यहाँ पे आपका कोस्ट है ना, इसको मालाबार कोस्ट भी कहते हैं। इसके ऊपर आपको कोंकण कोस्ट देखने को मिलेगा, है कि नहीं। यहाँ पे आपको तमिलनाडु वाले एरिया में यहाँ पे कोरोमंडल कोस्ट है, तो इसीलिए यहाँ पे मालाबार कोस्ट है, तो इसलिए इसका नाम जो है मालाबार यहाँ पे आपका रखा गया है, मालाबार रेबेलियन। और फिर उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये जो है यहाँ पे केरल में, जो कि मलाबार वाले रीजन में मपीला मुस्लिम रहते थे। तो मपीला मुस्लिम के द्वारा जो है यहाँ पे आप लोग देखोगे कि आर्म रिवॉल्ट यहाँ पे हुआ था, और ये किसके अगेंस्ट में, तो ब्रिटिश अथॉरिटी के अगेंस्ट में, और साथ ही साथ उनके जो हिंदू लैंडलॉर्ड थे उनके अगेंस्ट में यहाँ पे ये इस तरीके का जो रिवॉल्ट छिड़ गया था, वो भी 1921 में। 6 मंथ ये चला, यानी कि इतना लंबा ये चला, और ये फर्स्ट केसेस देखने को मिला नेशनलिस्ट के लिए, जो कि यहाँ पे सदर्न इंडिया में निकल कर आया। तो कहते हैं ना कि
यहाँ पे हमारी जो भारतीयता के लिए जो यहाँ पे आपका जो रिवॉल्ट बहुत सारे लड़े गए थे। तो साउथ इंडिया के लिए अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी फेमस है ये मोपला रेबेलियन के नाम से। यहाँ पे आप लोग देखोगे कि ये बॉर्डर में आपको देखने को मिलेगा, बॉर्डर स्पेक्ट्रम के अधीन ये था, यानी कि खिलाफत और जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था जिसको यहाँ पे महात्मा गांधी जी के द्वारा लीड किया जा रहा था, तो उसी के अधीन आपको ये भी देखने को मिलेगा। मोपला और मपीला की बात करें तो ये मुस्लिम टेनेंट्स थे, यानी कि यहाँ पे केरल वाले जगह पे रहने वाले ये मुस्लिम टेनेंट्स थे, कल्टिवेटर्स थे, जो कि मालाबार रीजन में रहते थे। और ये जो है ना, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो लैंडलॉर्ड थे वो यहाँ पे अपर कास्ट हिंदू थे। तो आपको पता है कि पहले के समय में लैंडलॉर्ड का क्या काम था, जमींदार का क्या काम था। तो जमींदार जो थे वो बहुत ज़्यादा जो है टैक्स लेते थे, लैंडलॉर्ड भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दाम पे जो है ना यहाँ पे छोटे छोटे किसानों को वो ज़मीन देते थे। तो एक तरीके से आप समझो कि एक्सप्लॉइट ही करते थे ये जो लैंडलॉर्ड और उस समय जो जमींदार थे। तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा जो है, तो इसलिए भी ये इस तरीके का आपका रेविलियन देखने को मिला। मोपला जो है उसमें आप देखोगे कि कुछ प्रोमिनेंस उनको मिलता था, यानी कि उनके लैंडलॉर्ड के ऊपर, जब यहाँ पे मैसूरियन इन्वेजन्स हुआ था। और मैसूरियन इन्वेजन्स यानी कि यहाँ पे हैदर अली का जब यहाँ पे आपका, और साथ ही साथ टीपू सुल्तान जब यहाँ पे इन्वेड किए थे, तब इस टाइम पे जो है ना इनको कुछ ना कुछ प्रोविनेंस देखने को मिला था। इसी सिनेरियो में आप देखोगे कि जो मोपिलास थे वो यहाँ पे मर्सी ऑफ देयर हिंदू लैंडलॉर्ड को वो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि उनको ये मिला था, जो कि यहाँ पे ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा जो है वो सस्टेन कर पा रहे थे। तो मेनली यहाँ पे जो प्रॉब्लम था वो यहाँ पे लैंडलॉर्ड और जो ज़मींदार थे उनके द्वारा जो है, यानी कि लैंडलॉर्ड थे जो कि आप लोग देखते हो कि रेंट वगैरह में घर वगैरह देते हैं, ज़मींदार जो कि ज़मीन वगैरह देते हैं स्मॉल टेनेंट्स फार्मर को। तो इसलिए इस तरीके का जो है रिवॉल्ट हुआ। लेकिन मेन रीज़न क्या है, कि कारण क्या है कि इस तरीके का रिवॉल्ट होने का। जैसे हम लोग 1857 का रिवॉल्ट पढ़ते हैं तो उसके पीछे मेन रीज़न काफ़ी ज़्यादा देखे थे। तो इसलिए इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि मेन रीज़न क्या है। सबसे पहले हिस्ट्री है, यानी कि जो मलाबार रीजन में उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता था। पीजेंट और जो लैंडलॉर्ड रिलेशन था वो हिस्टोरिकली आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा बुरे ही सिचुएशन में रहा। अबाउट 32 इस तरीके का अपराइजिंग जो है वो मोपलास की तरफ से देखने को मिला था 1836 से लेकर 1919 के बीच में। और ये हाई कास्ट हिंदू लैंडलॉर्ड, साथ ही उनके रिलेटिव्स और असिस्टेंट्स, और साथ ही यहाँ पे ब्रिटिश ऑफिशियल के बीच में था। एग्रीगेरियन यहाँ पे डिसकॉन्टेंट था, यानी कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो बहुत सही नहीं था, क्योंकि यहाँ पे टैक्सेशन जो है डे बाय डे बढ़ाया जा रहा था। इनसिक्योर टेनेंसी थी, यानी कि जो आप देखोगे कि मान लीजिए कि पाँच मंथ के लिए जो है ना यहाँ पे छोटे फार्मर्स को, जो पीजेंट को यहाँ पे ज़मीन दे दिया जाता था कि आप यहाँ पे काम करो, बट वो भी इनसिक्योर था। मान लीजिए कि 5 महीने का जो टेनोर पूरा होता था उससे पहले ही वो यहाँ पे ज़मीन ले लेते थे। तो काफ़ी तरीके का भी ये सारा चीज़ देखने को मिला। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन था मोपिलास का। उसके बाद देखोगे कि एक खिलाफत कमेटी को बनाया गया था मलाबार वाले रीजन में 1920 में, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुका था। अगस्त 1920 की बात करें तो गांधी जी जो है यहाँ पे शौकत अली जी के साथ, जो कि यहाँ पे खिलाफत मूवमेंट के लीडर थे, वो यहाँ पे कैलिकट आए थे, जिसके साथ वो बहुत सारे मैसेज को वो स्प्रेड किए थे नॉन कॉपरेशन को लेकर और खिलाफत को लेकर। जनवरी 1920 के द्वारा देखें यहाँ पे तो मोपिलास जो है इस रिलीजियस के अंदर, जिसको कि यहाँ पे महाडून तंगल के द्वारा यहाँ पे हेड किया जा रहा था, तो वो फिर आगे बढ़े। और फिर उसके बाद एक और कारण है इमीडिएट कॉज, यानी कि जो मपिलास थे वो यहाँ पे वरियम कुन्नाथ, जो यहाँ पे वरियम कुन्नाथ कुजामेत हाजी है, उनके लीडरशिप में आए, जो कि अगस्त 1921 में थे। क्योंकि यहाँ पे खिलाफत लीडर जो कि अली मुस्लियार जो है उनका अरेस्ट हो गया था, तो उसी के लिए यहाँ पे वो आगे निकल कर आए थे इस लीडरशिप के तहत। तो ये सारे कुछ कॉजेज़ थे रिवोल्ट के। लेकिन अब यहाँ पे देखते हैं कि कोर्सेज क्या है रेबेलियन के। यहाँ पे आप देखोगे कि गोरिल्ला टाइप जो अटैक था जामनीज में, पुलिस में और ट्रूप्स में, तो ये इसका शेप ले चुका था। कॉलोनियल स्टेट का ये सिंबल था, यानी कि टेलीग्राफ लाइन वगैरह थे, ट्रेन स्टेशन आ चुके थे, कोर्ट्स, पोस्ट ऑफिस, तो ये सारी जगहों पे अटैक किया गया था। साथ ही रेबिलियन जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि मालाबार डिस्ट्रिक्ट में पूरा आपका स्प्रेड हुआ था। ब्रिटिश ऑफिसर्स है, लोकल पुलिस है, वो भी यहाँ से भाग गए थे, और वास्ट ट्रैक ऑफ टेरिटरी जो है ना वो यहाँ पे लोकल रेबल के अंदर में रख के चले गए थे, यानी कि यहाँ पे ब्रिटिश को ऐसा हुआ। तो इस तरीके का सिचुएशन यहाँ पे अराइज हो चुका था। साथ ही आप देखोगे कि ये जो यहाँ पे जो टीनेंट्स है उनको यहाँ पे पावर दे दिया गया ज़मीनों के लिए, जो ज़मीन को यहाँ पे हड़पा जा रहा था और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है टैक्स लगाए जा रहे थे लैंडलॉर्ड्स के द्वारा, तो उसको भी यहाँ पे टीनेंट्स के अधीन ही दे दिया गया। साथ ही यहाँ पे आप देखोगे कि वो कल्टीवेट कर सकते हैं टैक्स इंसेंटिव्स के साथ, ऊपर से उनको और ज़्यादा पैसा देने का बात किया गया, टैक्स इंसेंटिव्स की बात की गई।
ब्रिटिश सप्रेशन अगर हम लोग रिवॉल्ट का देखें तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनके द्वारा ये आपका रिस्पॉन्ड किया गया था मूवमेंट को कि ये बहुत ज़्यादा एग्रेशन था। और यहाँ पे गुरखा रेजिमेंट जो वैगन ट्रीट गुरखा रेजिमेंट जो है वो यहाँ पे सामने आ गया था, जिसको कि सप्रेस किया गया और फिर यहाँ पे मार्शल लॉ को इम्पोज किया गया था। उसके बाद यहाँ पे वैगन ट्रीटी के बारे में वैगन ट्रेजेडी के बारे में बात करें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग को ध्यान में रखना है, जिसमें कि 60 मपीला प्रिजनर्स जो है ना वो यहाँ पे प्रिजन गए थे और फिर उनको जो है सफोकेट किया गया था डेथ के लिए, वो भी क्लोज्ड रेलवे गुड्स वैगन में। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा जो है ना उनके साथ यहाँ पे आपका जो है ट्रेजेडी हो गया था और कितना ज़्यादा उनके साथ जो है इस तरीके का हरकत किया गया। 22 जनवरी 1922 तक देखें तो उनको यहाँ पे फिर वापस उसी एरिया में लाया गया जहाँ पे रेबल्स वगैरह हुआ था। फिर सारे की लीडर्स को जो है वहाँ पे आपका कैप्चर किया गया, फिर उनको जो है कैप्चर करके रख लिया गया। हाजी को अरेस्ट किया गया था और फिर उनको जो है सेंटेंस टू डेथ का यहाँ पे आपका जो है उनको दे दिया गया था, यानी कि मीन्स सेंटेंस टू डेथ, यानी कि आपका जो है फांसी पे लटकाने का यहाँ पे आपका बात कर दिया गया था। ठीक है, तो दीज आर ऑल अबाउट योर मालाबार रेबिलियन। इसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए कि इसका कारण क्या है, क्योंकि 100 साल यहाँ पे आपका पूरा हो चुका है, तो मे बी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सके मेंस में या फिर आपके जो है प्रीलिम्स में। तो कॉजेज़ क्या है ये आपको पता होना चाहिए, कितना लंबा ये चला। उसके बाद यहाँ पे आपका वैगन ट्रेजेडी जो है काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है, तो इसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, आते हैं थर्ड आर्टिकल में जो कि है अहोम किंगडम। सो अहोम किंगडम है किस बारे में? रिसेंट कंट्रोवर्सी आपको देखने को मिलेगा चौलंग चोकापा नहीं सुखप्पा के बीच में, जो कि यहाँ पे अहोम किंगडम के फाउंडर थे और इसको रेफर किया गया था एज ए चाइनीज़ इन्वेडर। तो यहाँ पे चौलंग सुखापा कौन थे इसके बारे में देखते हैं। सुखापा ये जो है एक 13th सेंचुरी के रूलर थे जिनके द्वारा अहोम किंगडम को यहाँ पे फाउंड किया गया था, यानी कि इनका जो है फाउंडेशन अहोम किंगडम का यहाँ पे चौलंग सुखापा के द्वारा रखा गया था, वो भी 6th सेंचुरी में। साथ ही साथ आप देखोगे कि इनको यहाँ पे आर्किटेक्ट भी कहा जाता था, यानी कि ग्रेटर आसाम या फिर बोर आसाम को बनाने के लिए इनको आर्किटेक्ट कहा जाता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये यहाँ पे एफर्ट्स लगाए थे डिफरेंट कम्युनिटीज़ और ट्राइब्स को एक साथ रखने में। उसके बाद देखोगे कि सुखाफा और उनके रूल को याद करने के लिए असम में ये जो है असोम दिवस आपका याद सेलिब्रेट किया जाता है हर एक साल दिसंबर 2 को। तो ये ध्यान रखिएगा, इनके याद में जो है दिसंबर 2 को असोम दिवस यहाँ पे आपका सेलिब्रेट किया जाता है। अहोम किंगडम की बात करें तो 13th सेंचुरी में अहोम जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी कि आज के दिन में जो म्यांमार है उससे वो माइग्रेट करके जो है ब्रह्मपुत्र वैली में चले गए थे। 1253 में क्या था कि सुखप्पा जो है वो अपने कैपिटल को इस्टेब्लिश किए थे जहाँ पे चराइदो, तो चराइदो एक जगह है आसाम में, तो वो अपने कैपिटल को यहीं पे इस्टेब्लिश किए थे। उसके बाद उनके द्वारा न्यू स्टेट भी इस्टेब्लिश किया गया था, जिसमें कि आपके जो पुराने पॉलिटिकल सिस्टम है भूयांस के, यानी कि लैंडलॉर्ड जो है उनको सप्रेस करके। साथ ही साथ जो अहोम किंगडम है उनके द्वारा बहुत सारे जो है प्रॉब्लम फेस किया गया, जैसे कि बहुत सारे लोग आते थे साउथ वेस्टर्न एशिया में, साउथ वेस्टर्न एरिया जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट का है, फिर उनको भी यहाँ पे जो है मुगल्स के द्वारा हराया गया था। तो इस डायनेस्टी का जो रूल था वो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि जब बुर्मीस यहाँ पे इन्वेड किए थे आसाम में, उसके साथ साथ ख़त्म हो गया था। उसके बाद आपका यहाँ पे साइन हुआ था ट्रीटी ऑफ यांडाबो, तो ये याद रखना है 1826 में। एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम लोग देखें तो अहोम सोसाइटी जो है वो यहाँ पे क्लान्स और ये डिवाइडेड थे। साथ ही साथ सेंसस भी यहाँ पे किया जाता था और जो भी लोग मोस्ट पॉपुलेटेड एरियाज़ में थे उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता था लेस पॉपुलेटेड एरिया में, यानी कि जो बहुत ज़्यादा एक जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है तो उससे लोगों को ट्रांसफ़र किया जाता था उस जगह में जहाँ पे लेस पॉपुलेशन है। अगर 17th सेंचुरी की स्टार्टिंग में देखें तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये ऑलमोस्ट सेंट्रलाइज्ड हो चुका था। अगर हम लोग इकोनॉमिक स्ट्रक्चर देखें तो जो सिस्टम है फोर्स लेबर का वो काफ़ी ज़्यादा प्रिवलेंट था अहोम किंगडम में, और ये सारे जो लेबरर्स है उनको यहाँ पे पाइक्स कहा जाता था। मीन्स अगर हम लोग देखें जो यहाँ पे आपके आदमी लोग जो थे इस किंगडम के, वो मोस्टली यहाँ पे काम करते थे एग्रीकल्चर में या फिर डैम बनाने का या फिर कोई और पब्लिक काम करते थे। बहुत सारे न्यू मेथड यहाँ पे निकल कर आया राइस कल्टिवेशन के लिए, जो कि अहोम के द्वारा ही डेवलप किया गया था। अगर हम लोग वॉर के टाइम में देखें तो जो यहाँ पे आदमी लोग थे वो यहाँ पे आर्मीज़ में सर्व कर रहे थे। कल्चर की अगर बात करें तो अहोम जो है वो यहाँ पे ट्राइबल गॉड, उनके अपने जो है ट्राइबल गॉड थे, उसी को वो वर्शिप करते थे। और मिड 18th सेंचुरी में हिंदुइस्ट जो थे वो यहाँ पे प्रीडोमिनेंट रिलीजन था, क्योंकि यहाँ पे जो रूलर थे वो यहाँ पे हिंदू किंग ही थे। साथ ही अहोम किंगडम की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स जो है फ्लरिश हुए थे। पोइट्स और स्कॉलर्स जो है उनको यहाँ पे लैंड ग्रांट दिया गया था। साथ ही थिएटर को भी इंकरेज किया जाता था। बहुत सारे ट्रांसलेशन वर्क यहाँ पे किए जाते थे संस्कृत से लेकर लोकल लैंग्वेज में। हिस्टोरिकल वर्क्स भी देखे जिसको यहाँ पे बुरांजीज कहा जाता था, वो भी यहाँ पे पहली बार अहोम लैंग्वेज में लिखा गया था, फिर उसके बाद आसामीज़ में इसको कन्वर्ट किया गया था।
टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे न्यू और एडवांस एम्यूनिटीज़ जो है उसको यहाँ पे यूज़ किया जाता था, जैसे कि फर्म आर्म्स है इवन इन 1530s में। और फिर यहाँ पे गन पाउडर और कैनन्स को भी यहाँ पे जो है आपका बनाया जाता था। तो दीज आर ऑल अबाउट द अहोम किंगडम, ये आप लोग को ध्यान रखना है। यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि ये आपका जो है चूटियाज़ है, साथ ही साथ यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर है, तो यहीं पे आपको अहोम किंगडम देखने को मिलेगा। ये आसाम वाला एरियाज़ भी है। फिर यहाँ पे आपका मेघालय आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखो नागालैंड है, नागा ट्राइब्स है, ये अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे आपका भूटान है, सिक्किम है। तो इस तरीके से सारे स्टेट को आप लोग को देख कर चलना है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, कुशीनगर के बारे में देखते हैं। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यूनियन कैबिनेट के द्वारा रिसेंटली ये अप्रूवल दिया गया है कि कुशीनगर एयरपोर्ट बनेगा, वो भी यहाँ पे यूपी में, और ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। तो काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कुशीनगर जो है एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी है यूपी का। तो यहाँ पे अगर इस तरीके का आपका अप्रूवल दिया गया है एयरपोर्ट बनाने का, तो कनेक्टिविटी इंक्रीज़ होगा, काफ़ी ज़्यादा चीज़ यहाँ पे होने वाली है। तो देख लेते हैं कुशीनगर की इंपॉर्टेंस। आप लोग को पता होना चाहिए कि ये बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट्स है, यानी कि यहाँ पे लोग जो आते हैं घूमने के लिए वो बुद्ध भगवान को यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। साथ ही बुद्धिस्ट सर्किट का भी यहाँ पे आपका पार्ट है, जहाँ पे बुद्ध जो है ना वो महापरिनिर्वाण जो है वो अटेंड किए थे। महापरिनिर्वाण या फिर महापरिनिर्वाणा भी कहते हैं बुद्धिज्म में। इसका मतलब है कि अल्टीमेट स्टेट ऑफ निर्वाणा, यानी कि एवर लास्टिंग हाईएस्ट पीस और हैप्पीनेस, यानी कि ऐसा एक सिचुएशन आना जहाँ पे आप लोग एकदम शांत हो, आपकी मन और दिमाग एकदम से पीस में है, शांति है आपको, और एकदम खुश हो, आप इंटरनल खुश हो। ऐसा नहीं है कि बस समाज को दिखाने के लिए हंस रहे हो, खुश हो रहे हो, नहीं, आपको अंदर से सेटिस्फैक्शन है, उस तरीके का खुश हो। तो इस स्टेट को हम लोग कहते हैं महापरिनिर्वाणा, ठीक है। और आर्कोलॉजिकल साइट्स अगर हम लोग देखिए सिटी में, महापरिनिर्वाणा यहाँ पे स्तूप है, टेम्पल्स है, उसके बाद यहाँ पे मुक्त बंधन स्तूप भी है। तो ये सारे कुछ यहाँ पे आपके स्तूप है जो कि बुद्धिज्म से रिलेटेड है, तो इसलिए ये जगह आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुशीनगर का अगर साइट का बात करें तो पहली बार यहाँ पे सर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इसको आइडेंटिफाई किया गया था 1877 में, जो कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थे। अगर हम लोग दूसरे और इम्पॉर्टेंट साइट्स आप लोग बुद्धिस्ट की देखना चाहते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लुम्बिनी जो कि नेपाल में है, तो यहाँ पे बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था। बौद्ध गया जहाँ पे बुद्ध भगवान के द्वारा एनलाइटमेंट पाया गया था। सरनाथ है जहाँ पे बुद्ध ने अपना फर्स्ट सरमन दिया था, अपना फर्स्ट स्पीच जहाँ पे दिया था उसको हम लोग सरमन कहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग देखोगे कपिला वस्तु है, जहाँ पे बचपन से वो जो बड़े हुए हैं वो यहाँ पे कपिला वस्तु में थे। कुशाम्बी की बात करें जहाँ पे बुद्ध ने अपने बहुत सारे सरमन्स को, बहुत सारे विचार जो है उनको डिलीवर किया है। और संकीसा है जो कि लॉर्ड भगवान जो है ये बिलीव करते हैं कि सरमन्स देना, यानी कि जो वो अपना सरमन दिए थे, स्पीच दिए थे अपनी मदर को, वो भी कहाँ पे, तो हेवन में। तो लॉर्ड बुद्धा जो है ये बिलीव करते हैं कि वो अब एकदम डाउन टू अर्थ, यानी कि एकदम नीचे स्तर पे आएंगे जब वो यहाँ पे अपने मदर्स को कुछ सरमन देंगे। सरमन कहने का मतलब होता है, सरमन और मैसेज में क्या डिफरेंस है? मैसेज कहने का मतलब है कि आपका एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है कि आप किसी से बात कर रहे हो, बट सरमन कहने का मतलब है कि एक स्पिरिचुअल स्पीच होता है, चाहे वो आप लिख के दो या फिर आप कुछ बोल के दो। तो इस तरीके से जो स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी होता है उसको हम लोग सरमन कहते हैं। तो यहाँ पे सरमन जो है ना वो अपने मदर से जो है वो शेयर करते थे। श्रावस्ती है जहाँ पे बुद्ध भगवान जो है ना वो अपने डिवाइन पावर को शो करते हैं, और वो यहाँ पे नॉन बिलीवर और जो यहाँ पे डिफरेंट तरीके के लोग हैं उनको इम्प्रेस करने के लिए जो है यहाँ पे उसका इस्तेमाल करते थे। यानी कि उनकी ऐसी शक्ति थी ही कि लोग उनको मानते थे, लोग उन पर विश्वास करते थे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो है ये श्रावस्ती यहाँ पे इसको कहा जाता है। तो ये सारे कुछ रिलेटेड आपके टर्म्स है, बुद्धिस्ट साइट्स है, जो कि आप लोग को यहाँ पे देखना भी चाहिए। कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर घूमिएगा जाकर, और क्योंकि ये सारी जगह नहीं घूमे तो फिर क्या किए, है कि नहीं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाहर से लोग घूमने आते हैं, तो क्यों ना हम ही लोग अपने कंट्री में होते हुए ये सारी चीज़ों से हम लोग अनअवेयर है, तो ये अच्छी बात तो है नहीं, है कि नहीं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। हमारे यहाँ पे कल्चर लेसन कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एथिक्स की भी एक लेसन आप लोग को मिल जाएगी, कोई आप लोग को दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं है, परेशान मत होइए। साथ ही साथ यहाँ पे उसके बाद जो है सिक्योरिटी की भी आप लोग को मिल जाएगी, और फिर उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम, और उसके बाद आप लोग का क्या आएगा, तो न्यूज़ इन शॉर्ट्स का आएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको ये लेसन अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशंस है तो यू कैन सजेस्ट मी एंड यू कैन कमेंट मी, एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर आप लोग को मेरे नेक्स्ट लेसन की जो वीडियो है वो आप तक नहीं पहुँच पाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।